नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन रिलेटेड साइन हुए एक एमओयू को लेकर, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत देश में ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स के प्रोडक्शन के लिए नागपुर बेस्ड जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट डिजाइन सेंटर ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वेदांता लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है। बेसिकली एज यू नो कि आज वर्ल्ड के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चाइना का कंट्रोल है, लेकिन भारत को अभी भी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि या तो वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भारत में है ही नहीं, और अगर है तो भारत में इनकी प्रोडक्शन नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरीज, जिनकी प्रोडक्शन इंडिया में रिसेंटली स्टार्ट हुई है, एंड अभी भी इंडिया को ये लिथियम आयन बैटरीज चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जबकि चाइना में लिथियम एलिमेंट्स पाए ही नहीं जाते हैं, एंड उसका वर्ल्ड के जो टॉप लिथियम रिजर्व्स हैं उन पर पूरा कंट्रोल है, जिस कारण वो लिथियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री में ही करती है एंड दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर रही है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोडक्शन इंडिया में ही करेंगे, जिसमें करंटली स्कैंडियम एंड रेडमड जैसे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जो एल्यूमिनियम से प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड करंटली भारत वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, जो ग्लोबल एल्यूमिनियम आउटपुट में 5.3% कंट्रीब्यूट करता है। एंड अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के एलिमेंट्स को प्रोसेस करके उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करेगी जो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी को लेकर, जहां पर गुजरात गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि सिंगापुर गवर्नमेंट गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करने वाली है, जिसका नाम सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज SGX होगा। बेसिकली एज यू नो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात की गिफ्ट सिटी को एज अ फाइनेंशियल सिटी एंड एज अ फाइनेंशियल हब में डेवलप करने के लिए प्रयास कर रही है, जिस कारण उन्होंने गिफ्ट सिटी में कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ताकि फॉरेन फाइनेंशियल कंपनीज एंड ग्रुप्स गिफ्ट सिटी में उनके ऑफिस, बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को सेटअप करें। एंड गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज गिफ्ट सिटी के लिए काफी कारगर भी रहे हैं, जिसमें रिसेंटली गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड सिंगापुर हाई कमिश्नर के बीच एक मीटिंग हुई है, जहां पर सिंगापुर हाई कमिश्नर ने अनाउंस किया है कि वो गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ओपन करने वाले हैं, जो इसी मंथ अप्रैल के एंड तक ओपन हो जाएगा। इसके अलावा सिंगापुर हाई कमिश्नर का यह भी कहना है कि गिफ्ट सिटी में सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश होने के बाद सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की और भी सब्सिडीज गिफ्ट सिटी में उनके ऑफिस को ओपन करेंगी, जो कि गिफ्ट सिटी के लिए काफी अच्छी बात होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की दो मेजर टेलीकॉम कंपनीज भारती एयरटेल लिमिटेड एंड रिलायंस जियो इंफोकॉम को लेकर, जहां पर आंध्र प्रदेश स्टेट, दिल्ली एंड मुंबई इन तीनों सर्कल्स में उनकी नेटवर्क कवरेज कैपेसिटी को और इन्हांस करने के लिए रिलायंस जियो इंफोकॉम ने भारती एयरटेल के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भारती एयरटेल लिमिटेड आंध्र प्रदेश, दिल्ली एंड मुंबई इन तीनों सर्कल्स में उनके 800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में से कुछ स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो इंफोकॉम को सेल कर देगी, जिसके लिए रिलायंस जियो भारती एयरटेल लिमिटेड को 1497 करोड़ की कंसिडरेशन देगी। बेसिकली दोनों कंपनी से उनके फायदे के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि आने वाले समय में 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है, तो ऐसे में भारती एयरटेल को 5G स्पेक्ट्रम परचेस करने के लिए कुछ कैश रिसीव हो जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी इन तीनों सर्कल्स में भारती एयरटेल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम अवेलेबल था, जिस कारण उन्होंने स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो को सेल कर दिया है। एंड आल्सो रिलायंस जियो की कवरेज इन एरियाज में अब और भी बेहतर हो जाएगी, जिस कारण उन्होंने स्पेक्ट्रम परचेस किया है। इस 1497 करोड़ की कंसिडरेशन में से रिलायंस जियो इंफोकॉम 1037.6 करोड़ भारती एयरटेल को बाय पेमेंट ट्रांसफर करेगी, एंड रिमेनिंग 459 करोड़ रुपीज को रिलायंस जियो इंफोकॉम एज अ लायबिलिटी अज्यूम करेगी, जिसे 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के दौरान भारती एयरटेल को पे किया जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मैंगलोर कर्नाटका से, जहां पर न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, जो कि मैंगलोर पोर्ट को ऑपरेट करती है, उन्होंने मैंगलोर पोर्ट पर बंकरिंग फैसिलिटीज क्रिएट करने एंड वेजल्स को बंकरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली बंकरिंग इस तरह की फैसिलिटी होती है जिसमें जो लॉजिस्टिक्स या फिर कार्गो कैरिंग शिप्स एंड वेजल्स होते हैं, उनको ऑन बोर्ड दूसरे स्मॉल शिप्स के द्वारा फ्यूल सप्लाई किया जाता है। एंड इन स्मॉल सप्लाइंग शिप्स में फ्यूल टैंक्स या फिर बंकर टैंक्स होते हैं, एंड इस प्रोसेस और फैसिलिटी को बंकरिंग कहा जाता है। रिसेंटली मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट ने उनके पोर्ट को एक्सपेंड करने और यहां पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को और इंक्रीज करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट किए थे, जिसमें बंकरिंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट भी शामिल है। क्योंकि मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि मैंगलोर पोर्ट मेन ट्रंक रूट पर लोकेटेड है, एंड ये फैसिलिटी उनके पोर्ट के ग्रोथ को ड्राइव कर सकती है। एंड इसलिए रिसेंटली उन्होंने टेंडर्स इन्वाइट किए थे, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट किया गया है एंड इसे टेंडर दे दिया गया है। इस टेंडर के अकॉर्डिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेक्स्ट 5 ईयर्स तक यहाँ पर बंकरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए एनुअल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 90,000 टन एस्टिमेट की गई है। तो दोस्तों आने वाले कुछ ही समय में हमें इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से, जहां पर DRDO की तरफ से हमारे देश की बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज एंड फर्म्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड वेपन्स को डेवलप एंड प्रोड्यूस करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है, जो पहले किसी भी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज के पास इसकी अप्रूवल नहीं थी। बेसिकली एज वी नो कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियन डिफेंस सेक्टर को फुली आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, ताकि हमारी डिफेंस फोर्सेज एंड डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हम मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकें। एंड इस पर्पस के लिए DRDO के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन प्रोग्राम यानी कि DCPP प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर को भी मिसाइल सिस्टम्स एंड मिलिट्री वेपन्स डेवलप एंड प्रोड्यूस करने की अप्रूवल दी जाएगी। एंड मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत डेवलप किए गए वेपन्स एंड मिसाइल सिस्टम्स को एक्सपोर्ट की अप्रूवल भी दी जाएगी। एंड नाउ DRDO ने हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए अप्रूवल दे भी दी है। इस अप्रूवल्स के अकॉर्डिंग इंडियन प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज न्यू मिसाइल सिस्टम्स, आर्टिलरी गन्स एंड वेपन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, जेट्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे प्रोडक्ट्स को डेवलप एंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले भी हमने देखा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए ओपन किया था, जिसके बाद बहुत सारी प्राइवेट स्पेस कंपनीज एंड स्टार्टअप्स हमें इंडिया में ग्रो होते हुए देखने को मिली है। एंड उसी के बेसिस पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को यह अप्रूवल ग्रांट कर दी है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो कि एक US बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने रिसेंटली उनके वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के लेटेस्ट एडिशन को निकाला है, जहाँ पर इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए ये प्रोजेक्शन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडियन इकोनॉमी 12.5% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होगी, जो ना कि सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज बल्कि एडवांस इकोनॉमीज में भी ग्रो होने वाली वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन जाएगी। एंड इन ग्रुप्स में इंडिया ही ओनली कंट्री होगी जो डबल डिजिट ग्रोथ रेट के साथ ग्रो होगी। बेसिकली इस तरह की बहुत सी अपडेट्स कवर कर चुका हूं, इसमें वर्ल्ड की डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज ने इंडियन इकोनॉमी के लिए डबल डिजिट ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक इन दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट को मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि अगर आप विकीपीडिया पर कंट्रीज बाय GDP की लिस्ट देखोगे तो इन दोनों एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस की प्रेडिक्शन एंड डाटा को विकीपीडिया शो करता है, एंड ये मोस्टली एक्यूरेट भी माने जाते हैं। एंड लास्ट ईयर जब इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ शो कर रही थी, तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी कम ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे कोरोना रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया एंड कर भी रही है, जिसको देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने इस साल जनवरी में इंडियन इकोनॉमी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 11.5% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.8% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कर रही है, जिस कारण IMF ने फिर से इंडियन इकोनॉमी के लिए उनकी प्रेडिक्शन एंड प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर दिया है, जिसमें उनकी वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट में उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए 1% ज्यादा यानी कि 12.5% का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड 6.9% का ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि इंडियन इकोनॉमी के जरिए से एक बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड इंडियन मल्टीनेशनल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप की तरफ से, जहां पर अडानी ग्रुप हमारे देश की थर्ड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, जिन्होंने $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। करंटली अडानी ग्रुप की 6 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें से ट्यूसडे को उनकी 4 कंपनीज में शेयर्स ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई हुए हैं, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी पोर्ट्स, इन चारों कंपनीज और सब्सिडीज के शेयर्स ऑल टाइम हाई पर चले गए थे, जबकि अडानी पावर एंड अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर्स भी ग्रो हुए थे, पर इन चारों सब्सिडीज के शेयर्स ऑल टाइम हाई पर रिकॉर्ड किए गए हैं। एंड करंटली राइज के कारण अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन $104 बिलियन से ऊपर तक चला गया है। एंड $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाला अडानी ग्रुप इंडिया थर्ड कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है, जबकि इससे पहले टाटा ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ऊपर का था। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, करंटली टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन $242 बिलियन से ऊपर का है, जबकि रिलायंस ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन $190 बिलियन के ऊपर का है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर कैगल इंडिया एंड इवरास्कन MKCIL ये दोनों कंपनीज दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में पैकेज 7 एंड पैकेज A के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है। बेसिकली इन दोनों पैकेज का कंस्ट्रक्शन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के फेज 1 में किया जाना है, जो इस एक्सप्रेसवे स्ट्रेच में पंजाब के संगरूर एंड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं। एंड इनके कंस्ट्रक्शन के लिए लास्ट ईयर नवंबर में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिड्स इनवाइट की थी। एंड अब ये दोनों कंपनीज इन दोनों पैकेज के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे स्लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आ चुकी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।